कृष्ण तिवारी। हाँ बेटे कृष्ण तिवारी। और विवो कौन है, क्या नाम है? विवो 1820। विवो 1820 नाम बताओ बेटा, नाम। बेटा आपने 10:37 पे ज्वाइन किया है तो 11 बजे तक ले पाएंगे। ठीक है कृष्णा तिवारी, विवो। अपन स्टार्ट कर देते हैं। बॉटल में प्रैक्टिकल की स्लाइड आपसे शेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो क्या प्रैक्टिकल पढ़ेंगे अपन? अपन कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है अपना, उद्देश्य लिखोगे प्रैक्टिकल फाइल में बेटा आप। ये है उद्देश्य, क्या लिखोगे? ये वाला आप कृष्णा तिवारी और पूजा सामोटा आ गए। ठीक है, इसको अब मैं शेयर कर देती हूँ ये आपकी। तो अपन उद्देश्य लिखेंगे पूजा सामोटा और कृष्णा तिवारी। ठीक है, अभी मैं स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ आपको। सबसे पहले अपना उद्देश्य क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अपना आलू परासरण, आलू परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन करना। आलू परासरण मापी द्वारा परासरण का प्रदर्शन करना। टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमिनन ऑफ ऑस्मोसिस बाय द यूज ऑफ पोटैटो ऑस्मोमीटर। तो ऑब्जेक्टिव ये प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिखोगे। और टू डेमोन्स्ट्रेट एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस। तो बेटा इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है ये भी आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखोगे। शर्करा विलियन लेते हैं अपन, आलू 2 आलू लेते हैं, जल, बीकर, पेट्री प्लेट, कॉर्क, केशिका नली, केशिका नली व चाकू इत्यादि का यूज करते हैं। अब अपन टू डेमोन्स्ट्रेट एंडो एंड endoosmosis and exosmosis, or to demonstrate the phenomenon of osmosis by use of potato osmometer। इसकी कार्यविधि क्या है, मेथड क्या है? मेथड में आप लिखेंगे बेटा, 2 आलू लीजिए तथा चाकू से उन आलू का छिलका उतार देते हैं। तो प्रत्येक आलू का एक सिरा काटकर चपटा बनाएं तथा दूसरे सिरे से इनके मध्य में एक गुहा बनाते हैं। तो अपन कार्यविधि में क्या लिखेंगे, 2 आलू लीजिए तथा चाकू से उनका छिलका उतारिए। प्रत्येक आलू का एक सिरा काटकर चपटा बनाएं तथा दूसरे सिरे से इनके मध्य में एक गुहा बनाते हैं। अब एक आलू की गुहा में शर्करा का विलयन भरते हैं। तो देखो बेटा आलू है, इसमें एक आलू की गुहा में क्या भर देते हैं अपन, शुगर सॉल्यूशन। शर्करा का विलयन भरिए, गुहा के मुंह पर छिद्र युक्त कॉर्क स्थापित करते हैं तथा इसके छिद्र में केशिका नली, ये लग रही है कैपिलरी ट्यूब, केशिका नली लगा देते हैं। तो केशिका नली कैपिलरी ट्यूब में विलयन के स्तर को चिन्हित कर इसे जल से भरी पेट्री डिश में रख देते हैं। तो आप देख रहे हो ये जल से भरा पेट्री डिश में रख देते हैं या बीकर में रख देते हैं। तो ये किसका है, परासरण का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस दिखा रहा है ये डायग्राम। ठीक है, अब उपरोक्त प्रक्रिया के बजाय आलू की गुहा में शर्करा विलयन भरकर गुहा में भरे विलयन के स्तर को पिन लगाकर भी चिन्हित किया जा सकता है। देखो बेटा अपन ने आलू में जब गुहा बना ली, कैविटी बना लिया, तो उसमें शुगर सॉल्यूशन भर दिया। तो कहने का मतलब है, मतलब आलू की गुहा में शर्करा विलयन भरकर गुहा में भरे विलयन के स्तर को पिन लगाकर, ये पिन लगा हुआ, पिन लगाकर चिन्हित किया जा सकता है। पिन लगाकर, ये पिन लगा हुआ है, पिन लगाकर चिन्हित आलू को जल से भरी पेट्री डिश में रख देते हैं। प्रयोग को इस स्थिति में कुछ समय तक रहने देते हैं। दूसरे आलू की गुहा में शुद्ध जल भरते हैं। दूसरे आलू में क्या भर रहे हैं अपन, शुद्ध जल भरते हैं। ये देख रहे हो, शुद्ध जल भरते हैं तथा ऊपर वर्णित विधि के अनुसार कॉर्क व केशिका नली, मतलब कैपिलरी ट्यूब स्थापित कर केशिका नली के स्तर को चिन्हित कीजिए अथवा आलू की गुहा में जल के स्तर को पिन द्वारा
अंकित करते हैं। तो देखो ये डायग्राम दिखाए, ए डायग्राम और बी डायग्राम। तो इसमें अपन को प्रैक्टिकल में बनाना है। आलू की गुहा बना ली है ना। इस गुहा में, एक आलू की गुहा में तो शुगर सॉल्यूशन भर दिया और दूसरी आलू की गुहा में अपन ने वाटर को डाल दिया। ठीक है, तो इस आलू को शर्करा के 7 बिलियन से भरी पेट्री डिश में रख देते हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसका ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स क्या पाएंगे, इसके मतलब प्रेक्षण एवं परिणाम। आलू के प्रथम सेट में केशिका नली अथवा गुहा में चिन्हित विलयन का स्तर बढ़ जाता है। विलयन के स्तर में यह वृद्धि बाहर पेट्री डिश से जल के अंदर प्रवेश करने के कारण होती है। आलू की कोशिकाओं की अर्ध पारगम्य झिल्लियों के माध्यम से जल आलू गुहा में प्रवेश करता है। इसे एंडोऑस्मोसिस कहते हैं, अंतः परासरण कहते हैं। इस प्रकार अंतः परासरण क्रिया की क्रिया के फलस्वरूप विलयन के आयतन में वृद्धि होती है तथा इसका स्तर ऊपर उड़ जाता है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, आलू के दूसरे सेट में केशिका नली कैपिलरी ट्यूब अथवा गुहा में चिन्हित जल का स्तर नीचे आ जाता है। अब जल का स्तर नीचे क्यों आता है, क्योंकि जल के स्तर में ये कमी आलू गुहा से जल के बाहर निकल जाने के कारण होती है। जो आलू की गुहा है, कैविटी है, उससे बेटा जल बाहर निकल जाता है, इसलिए जल के स्तर में कमी आ जाती है। जल की यह गति आलू की कोशिकाओं की अर्ध पारगम्य झिल्लियों के माध्यम से होती है, क्योंकि भारी माध्यम में जल अणुओं की सांद्रता कम तथा गुहा में अधिक होती है। इसलिए जल अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के क्षेत्र में आ जाते हैं। इस क्रिया में जल बाहर निकलता है, इसलिए इस प्रक्रिया को अंतः परासरण कहते हैं। ठीक है, अब अपना दूसरा है जो अपन प्रयोग करेंगे। एक ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना उद्देश्य पादप कोशिकाओं, पहले तीसरा कर लेती हूँ, ये वाला बता देती हूँ, ये वाला प्रैक्टिकल फाइल में करते ही हो। ये वाला उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य है अपना आवश्यक सामग्री क्या लेते हैं अपन, तो ये है प्लास्मोलिसिस का एक्सपेरिमेंट। उद्देश्य क्या है, जीव द्रव्य कुंचन का अध्ययन करना, टू स्टडी प्लास्मोलिसिस। इसके लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री है, ये देखो डायग्राम में दिखा रहे हैं, जीव द्रव्य कुंचन का प्रदर्शन। तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, एक तो है ट्रेडेस्केंशिया अथवा रियो डिस्कॉलर की पत्तियां। इसकी पत्तियां लेते हैं, ट्रेडेस्केंशिया व रियो डिस्कॉलर की पत्तियां। पानी लेते हैं, स्लाइड लेते हैं, कवर स्लिप, शर्करा विलयन, शुगर सॉल्यूशन, माइक्रोस्कोप व ब्लेड। अब इसकी कार्यविधि पढ़ते हैं, किसकी, प्लास्मोलिसिस की। मेथड क्या है, पत्ती की निचली सतह से ब्लेड की सहायता से अधिचर्म को छिलके के रूप में उतारते हैं और इस छिलके के छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं। तो छिलके पील का एक छोटा टुकड़ा स्लाइड पर एक बूंद स्वच्छ जल में आरोपित करो। इस पर कवर स्लिप लगाकर माइक्रोस्कोप के द्वारा अध्ययन करते हैं। तो छिलके के अन्य खंड या टुकड़े भिन्न सांद्रता के शर्करा घोल की एक एक बूंद में आरोपित करते हैं तथा कवर स्लिप लगाकर इनका माइक्रोस्कोप में अध्ययन करते हैं। मतलब छिलके के अन्य खंड या टुकड़ों को भिन्न सांद्रता के शर्करा घोल, शुगर सॉल्यूशन की एक एक बूंद में आरोपित करते हैं। तो शर्करा घोल कितनी कंसंट्रेशन का लेते हैं बेटा, 0.20 मोलर, 0.50 मोलर, 0.70 मोलर शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। तो अपन ये 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये है ए डायग्राम में क्या दिखा है, पूर्ण स्फीत कोशिका। ए डायग्राम क्या है, पूर्ण स्फीत कोशिका, दिस इज द नॉर्मल सेल।
और तीसरी शेल्स क्या दिखा रही है, सेल्स शोइंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। और बी और सी क्या दिखा रही है, जीव द्रव्य कुंचन की क्रमिक अवस्थाएं। क्रमिक अवस्थाएं तो अपना प्रेक्षण एवं परिणाम क्या है कि स्लाइडों के अध्ययन से निम्न परिणाम दिखाई देते हैं। पहला क्या है अपना ऑब्जर्वेशन, जल में आरोपित छिलके पील की कोशिकाओं की संरचना स्पष्ट दिखाई देती है तथा कोशिका स्फीत अवस्था में टर्जिड स्टेट में रहती है। कम सांद्र शर्करा विलयन मतलब 0.20 मोलर शुगर सॉल्यूशन में आरोपित छिलके की कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से कुछ हट जाता है, अर्थात कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य के मध्य थोड़ा रिक्त स्थान दिखाई देता है। फिर अपन देखेंगे थोड़ा और अधिक सांद्र कंसंट्रेटेड शर्करा विलयन शुगर सॉल्यूशन 0.50 एम में मोलर सॉल्यूशन में आरोपित कोशिकाओं का जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से काफी दूर हट जाता है तथा कोशिका भित्ति व जीव द्रव्य के बीच पर्याप्त खाली स्थान दिखाई देता है। चौथा है अत्यधिक सांद्र विलयन में मतलब 0.70 मोलर शुगर सॉल्यूशन में आरोपित कोशिकाओं में कोशिका का जीव द्रव्य संघनित या संकुचित होकर एक छोटी गोल गेंद के समान केंद्र में दिखाई देता है। ये देखना डी डायग्राम में जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। मैंने बताया जब अधिक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन लेते हैं तो क्या बता रही हूँ कि अत्यधिक सांद्र विलयन 0.70 मोलर शुगर सॉल्यूशन में आरोपित कोशिकाओं में कोशिका का जीव द्रव्य देखना कोशिका का जीव द्रव्य संघनित या संकुचित होकर एक छोटी गोल गेंद के समान केंद्र में दिखाई देता है। डी डायग्राम में जैसा आप देख रहे हो। तो कंक्लूजन क्या है बेटा, इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि जल में पहला है जल में आरोपित कोशिकाओं में जीव द्रव्य की सामान्य स्थिति दिखाई देती है तथा कोशिका स्फीत व फूली हुई होती है क्योंकि जल कोशिकाओं में प्रवेश करता है जिससे उत्पन्न स्फीत दाब भित्ति पर दबाव डालता है। दूसरा है शर्करा विलयन में आरोपित कोशिकाओं में जीव द्रव्य का संकुचित होना कोशिका से जल के बाहर निकल जाने के फलस्वरूप होता है और बाह्य विलयन शर्करा विलयन का परासरणी दाब कोशिका रस से अधिक होता है, इसलिए कोशिका रस से जल बाह्य शर्करा विलयन में विस्तृत हो जाता है जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि शर्करा विलयन का परासरणी दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कोशिका रस से अधिक होता है, इसलिए बेटा कोशिका रस से जल बाह्य शर्करा विलयन में विस्तृत हो जाता है जिसके फलस्वरूप जीव द्रव्य संकुचित हो जाता है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो कोशिका रस का कोशिका भित्ति से पृथक होना जीव द्रव्य कुंचन के आरंभ का संकेत है जिसे प्रारंभी जीव द्रव्य कुंचन इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जब कोशिका का जीव द्रव्य पूर्णतः सिकुड़कर गोल हो जाता है तो कोशिका जीव द्रव्य कुंचित कहलाती है। प्रारंभी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को यदि शुद्ध जल में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ये अंतः परासरण द्वारा जीव द्रव्य अपनी सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेता है, इसे डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो बेटा अब तो 10:51 हो गए हैं, तो 2 एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस कर लिए और नेक्स्ट कल कर लेंगे बेटा, ठीक है।